फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएसबी मास्टर सिलेक्शन। आज हम एसएसबी के इंटरव्यू के क्वेश्चन विद ट्रिक्स के बारे में जानकारी देंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हम जो पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ेंगे वो है 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया और उसकी ट्रिक्स, कैपिटल्स एंड उसके नेम कि उसे हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम इनके बारे में पढ़ते क्यों हैं और एसएसबी इंटरव्यूइंग ऑफिसर इस क्वेश्चंस को क्यों पूछते हैं। तो इसके सारे रीजंस हम डिस्कशन के दौरान इस वीडियो में देखते रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। और मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूं क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट और कमेंट्स एंड मुझे मेल आए हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाइए क्योंकि लैंग्वेज का इश्यू होता है। तो पहले मैं इस वीडियो को हिंदी में बनाऊँगा, देन वी विल मेक इन द इंग्लिश वीडियो। एंड प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली फ्यूचर में जितनी भी ट्रिक्स एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो के दौरान मिलते रहें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को हम कहते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है एटीएम आना मामी जी। इसकी ट्रिक है एटीएम आना मामी जी। A stand for Assam, Assam having the capital Dispur. T stand for Tripura, having capital of Agartala. M stand for Meghalaya, capital Shillong. A stand for Arunachal Pradesh, capital Itanagar. N stand for Nagaland, capital Kohima. M stand for Manipur, Imphal. MI stand for Mizoram and capital is Aizawl. So next is thing the problems with that states. कि इन स्टेट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये 7 स्टेट्स जो कहलाते हैं किस लिए इतना इम्पोर्टेंस हम देते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जम्मू एंड कश्मीर को देखा जाए तो उसके बाद यही जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं स्टेट में, जिसके कारण इंडिया को बहुत अपना लॉट ऑफ मनी, अपनी डिफेंस फोर्सेस को यहाँ पर स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स है वो हैं इंसर्जेंसी, इंट्रा ट्राइबल वारफेयर, टेररिज्म एंड नक्सलाइट, डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद नेबर्स कंट्री चाइना। अभी क्या है इंसर्जेंसी एंड इंट्रा ट्राइबल वारफेयर, ये दोनों चीज़ें जो हैं अभी मैं आपको 1 बाय 1 स्टेट से लेकर एक स्टेट के साथ मैं इनको आपको बताऊंगा। टेररिज्म और नक्सलाइट के बारे में मैं पहले बताना चाहता हूँ। टेररिज्म वो चीज़ है जो कि ये 7 सिस्टर्स हमारे जो नेबर्स कंट्री है जैसे चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ बॉर्डर को शेयर करती है। अब इन बॉर्डर से जो दूसरी कंट्री के पब्लिक होती है वो इंटर कर जाती है बॉर्डर के थ्रू हमारे कंट्री में विद कुछ ना कुछ इन लोगों का एम होता है, या तो किसी कंट्री को नुकसान पहुंचाने का, इनके हाथों में हथियार होंगे, बॉम्ब्स होंगे जिससे ये दूसरी कंट्री को हथियार पहुंचाते हैं। तो ये काम होता है टेररिज्म का। और नक्सलाइट होता है, नक्सलाइट वो होता है जो कि हमारे ही देश के लोग जो कि हमारी ही गवर्नमेंट के कामों और उनकी गवर्नमेंसी से खुश ना होकर अपनी खुद की संस्था बनाते हैं और जिससे वो अपनी मनमानी करते हैं और गवर्नमेंट से अपने द्वारा काम कराते हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ और इन एरियाज़ में भी नक्सलाइट बहुत फैला हुआ है। ये किसी को किडनैपिंग करते हैं कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस एंड जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो और अब ताकि ये अपना दहशत फैला सके और अपनी बातों को मनमानी से करवा सके हमारी गवर्नमेंट से। तो ये डिफरेंस होता है टेररिज्म एंड नक्सलाइट। ये बहुत फैला हुआ है हमारे 7 सिस्टर्स के अंदर। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इंसर्जेंसी से। इंसर्जेंसी मतलब होता है विद्रोह, बगावत एंड राजद्रोह। मतलब कि अपने ही देश में, अपनी ही कंट्री में जो है अपने ही लोग अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए विद्रोह कर देते हैं, बगावत कर देते हैं, अपने ही राज्य से द्रोह करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंसर्जेंसी। ये क्यों है? क्योंकि मल्टीपल आर्म फोर्सेस जो एक से ज़्यादा जैसे सीआरपीएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये मल्टीपल आर्म फोर्सेस जो है ऑपरेट करती है कहाँ की रेस्ट ऑफ इंडिया से। मतलब कि अपने अदर जो कंट्री स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उनसे जो बिलोंग करती है वही फोर्सेस जो है इस पार्ट में भी अपना राज करती है। तो इन लोगों की जो है सबसे पहले जो डिमांड है वो है सेपरेट स्टेट्स करने की,
ये लोग चाहते हैं कि हम हमारा अपना खुद का सेपरेट हो और अपनी खुद की रीजनल ऑटोनॉमी हो, ये मांगते हैं ये लोग। तो इसी के लिए इन्होंने कई जो ग्रुप बना रखे जिनका टोटली डिमांड है कि ये लोग अपने स्टेट्स को इंडिपेंडेंस करें, इनका कोई भी राज्य जो है किसी के अंडर में काम ना करें। तो अब ये एक के बाद एक स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सारी आती है, इंसर्जेंसी, इंट्रा ट्राइबल वारफेयर। तो इनको वन बाय वन में आपको डिस्कस करते हैं। अरुणाचल प्रदेश से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे डिस्प्यूटेड एरिया है, जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट करता है, जिसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं। अभी ये मैकमोहन लाइन होने के कारण क्या है कि चाइना बोलता है कि दिस इज़ माई इंटीग्रेटेड पार्ट। तो ये चाइना क्लेम करता है इंडिया पे कि ये हमारा स्टेट है। तो इसी के लिए जो है हमारे इंडिया और इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि इसका रिजोल्यूशन अभी तक हमें मिला नहीं है। और चाइना इसी के लिए अरुणाचल प्रदेश के जो पीपल है वहाँ को वीज़ा वगैरह देकर अपने कंट्री में फ्री में आने के लिए कहता है और उन्हें काम दिलाता है। तो ये एक इश्यू हमारे इसमें अभी चल रहा है। इसमें जो एक काउंसिल है, नेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ टानी लैंड, ये एक्टिवेट है असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। ये मेंबर्स जो है बिलोंग करते हैं तानी ग्रुप ऑफ पीपल, और इनकी डिमांड है तानी लैंड को जो है इंडिपेंडेंट बनाना। तो अरुणाचल प्रदेश में इस ग्रुप ने बहुत लोगों को भड़काया है और लोगों से डिमांड करवाने के लिए जो है डिमांड करवा के गवर्नमेंट को बहुत परेशान किया हुआ। अब आते हैं हम उसके नीचे असम में। असम टोटली जो रिफ्यूजी एरिया और मिलिटेंट जो भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश और भूटान के साथ, जो असम जो शेयर करता है बांग्लादेश और भूटान के पास में जो बॉर्डर है, यहाँ से मिलिटेंट और रिफ्यूजी बहुत इंटर करते हैं, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ नुकसान देना चाहते हैं और या फिर ये इस एरिया को कवर करना चाहते हैं। अब आते हैं मणिपुर में एक लॉन्ग ट्रेडिशन है इंडिपेंडेंस के बाद की, जो इनके फाउंडेशन है कंगली पाक स्टेट, जो कि 1110 में था। तो जो मणिपुर है वो किंगडम इसे फॉलो करता है कि ब्रिटेन एंड ब्रीफ एंग्लो वार जब हुआ था 1891, तो उसमें जो इन्होंने इसकी हेल्प की थी, तो वो उसी किंगडम को आज भी फॉलो करता है कि हम इसे इंडिपेंडेंट तरीके से ही किसी भी चीज़ को जी सकते हैं। तो मणिपुर जो है 1949 में इंडिया का पार्ट बना था, और यहाँ पर अगर अपार्ट हम इंडिपेंडेंट से अलग हम बात करते हैं, तो इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फॉर्म हुई थी बहुत सारी, जिनकी टोटली डिमांड थी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया विद बॉर्डर, कि मामी एंड मणिपुर को इंडिपेंडेंट बॉर्डर के साथ इंडिपेंडेंट किया जाए। और ये हमेशा जो है इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए हमेशा बगावत करते रहे कि हमें इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना है। अगर हम इसके अलावा ये बात करें इंडिपेंडेंट स्टेट की, तो यहाँ पर इंसर्जेंसी की विद्रोह जो है कंटिन्यू रहा 1980 तक। तो इसलिए क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मणिपुर को टोटली डिक्लेयर कर दिया कि ये डिस्टर्बेंस एरिया है, मतलब कि ये टोटली बगावती एरिया है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है एक स्पेशल एक्ट, जिसे आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट फोर्स है, जिसमें क्या बोलते हैं जिसमें जो आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए, जो कि हम नेक्स्ट आगे वीडियो में देखेंगे। तो उससे जो है इस पर डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की भी एक्टिविटीज़ चलती है, जो कि नेबर स्टेट है नागालैंड। तो यहाँ नागा नेशनलिज्म को बहुत आगे माना जाता है। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ है जिसके कारण मणिपुर बहुत डिस्टर्ब में होता है। अब इसके जो हर बार क्लैशेस होते हैं, वो इसाक, मोहाविन एंड कपलांग जो एग्रीवेटेड है, इन्होंने टेंशन्स को बढ़ा के रखा हुआ है, इंडिया की टेंशन बढ़ा के रख दी, क्योंकि इनके बीच जो है धर्म और इसको जाति को लेकर, जिसे हम इंटर ट्राइबल वारफेयर भी बोलते हैं, ये इंटर ट्राइबल्स के बीच में जो है झगड़े होते रहते हैं कुछ ना कुछ इश्यूज़ को लेकर, तो नागा नेशनलिज्म बोलते हैं। और इसी के कारण मणिपुर को बहुत डिस्टर्बेंस आता है। और इसमें कुकी ट्राइबल्स जो है, उसने इसी चीज़ों से बचने के लिए, जो नागा नेशनलिज्म से बचने के लिए खुद का ओन गोरिल्ला ग्रुप डेवलप किया है, जो कि यूज़ होता है, प्रोटेक्ट करता है इन्हें फ्रॉम नागा वायलेशन। जो नागा नेशनलिज्म है, इनके जो वायलेशन होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कुकी ट्राइबल्स ने अपना गोरिल्ला ग्रुप जो है डेवलप किया है। तो इतनी प्रॉब्लम मणिपुर में आज भी बहुत चलती है। तो अब हम देखते हैं नागालैंड को क्रिएटेड हुआ इन इंडिया में जो है 1963 में। इससे पहले ये डिस्ट्रिक्ट था आसाम का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नागालैंड इससे पहले जो है किसका डिस्ट्रिक्ट था, तो ये था आसाम का डिस्ट्रिक्ट। अब इसकी डिमांड भी सेम थी कि फुल इंडिपेंडेंस हुआ जाए और इंसर्जेंसी को रोका जाए।
तो यहाँ पे भी ऐसी कई सारे ग्रुप्स हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ऐसी बहुत सारी ग्रुप्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं जो जिनका काम ही है कि इन्हें इंडिपेंडेंस दिलाया जाए, इनके राइट्स इन्हें दिलाया जाए, इनके जो ट्राइबल्स हैं उनमें झगड़े जो होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाए, और ये लोग बगावत को बढ़ाते हैं। इन लोगों के काम अलग अलग प्रकार से कि बॉर्डर इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। तो इन लोगों के ऐसी बहुत सारे ग्रुप्स बना के रखे जो इंडिविजुअली इनके लिए काम करते हैं। अब आते हैं हम त्रिपुरा पे। त्रिपुरा में भी सब इंसर्जेंसी ग्रुप है त्रिपुरा की, जो कि इमर्ज हुआ 1970s में। और यहाँ पे इथनिक जो प्रॉब्लम है, इथनिक टेंशन सबसे ज़्यादा आया जाति, प्रजाति और नस्ल का यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर बंगाली जो इमाइग्रेंट्स थे, जो कि बंगाली इमाइग्रेंट्स वो होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स या एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाते हैं अपने कुछ कार्यकाल के लिए, जैसे किसी को कुछ धंधा पानी अपने खाने रोजी रोटी के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना होता है, वो इमाइग्रेंट्स कहलाते हैं। तो बंगाली इमाइग्रेंट्स यहाँ पर आए, बंगाल नियरेस्ट था और बांग्लादेश भी यहाँ नियरेस्ट था। तो यहाँ के जो ट्राइबल हैं, नेटिव ट्राइबल जो थे, उनकी पॉपुलेशन जो है घटती गई क्योंकि इनके इमाइग्रेंट्स के कारण। और इसका रिजल्टेड ये हो कि माइनॉरिटी स्टेट्स हैं ये कम से कम होते गए, और इन्हें जो है डराया गया, थ्रेटनिंग किया गया इकोनॉमिकली, सोशली तरीके से, कल्चरल तरीके से। तो इन लोगों के बीच जो है एक हीन भावना सी पैदा हो गई जो कि हर ट्राइबल्स के बीच में एक दूसरे से झगड़ा करवाती है। अब आते हैं हम मेघालय को सेपरेटेड किया गया फ्रॉम असम से इन 1971, इसलिए कि इसके जो कुछ स्टेट्स के प्रॉब्लम्स है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए खासी, सिंटग एंड गारो, ये कुछ इन्हें जो सेपरेट किया गया फ्रॉम स्टेट से। पहले तो इन्हें इनिशियली प्रेस किया गया, बड़ा बगावत दिया गया कि जैसे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, कि नेशनल एकता को बढ़ाने के लिए इन्हें जो है अलग किया गया इनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग। बट ये जो नेशनलिज्म है ये फेल्ड हो गया, और जो नेशनल कॉन्शियसनेस है वो बढ़ती गई, तो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन में बढ़ती गई और बगावतें होती रही। इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है कन्फ्रंट किया गारो एंड खासी नेशनलिज्म से, बट ये भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस रही, और इसके रिजल्टिंग ये हुआ कि ओकेजनली यहाँ पर क्लैशेस होते रहते हैं, रेबल ग्रुप्स में होते रहते हैं। अब आते हैं हम मिज़ोरम में भी टेंशन है क्योंकि यहाँ पर सिमरिंग बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के विरुद्ध चाले ज़्यादा चलते हैं। असामीज़ जिनका जो डोमिनेशन प्रभुत्व है वो क्या है, घटते जा रहा है, क्योंकि ये पलायन के कारण यहाँ पर घटते जा रहा है। तो दोस्तों ये थी यहाँ की प्रॉब्लम्स स्टेट्स के साथ। यही चीज़ें बहुत सबसे ज़्यादा इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग फ्रॉम द स्टेट्स। सो अगले स्टेप में हम देखते हैं कि इन स्टेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। इनका इम्पोर्टेंस जैसे कि ये रीजन्स हैं मेनली फुल ऑफ टी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऊपर से यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। यहाँ पे सिल्क, बैम्बू ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, और हैंडीक्राफ्ट यहाँ हाथों से बनाए जाने, बुनना, ये सब सबसे ज़्यादा इन्हीं स्टेट्स में होता है, क्योंकि ये थोड़े गरीब और थोड़े लो कैटेगरी के लोग होते हैं, तो इनके पास कम साधन होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसलिए हाथों से सबसे ज़्यादा बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट वर्किंग इनके पास बहुत होती है, और वो बहुत मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह सेल आउट भी करते हैं। तो अगला चीज़ है हमारा कि हम ये देखेंगे गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए इन स्टेट्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने पास किया है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट, जो कि 1958 में अप्लाई किया गया था इन 7 स्टेट्स पे। उस लॉ में क्या था कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उन्हें एक पावर दिया गया, एक स्पेशल पावर दिया गया, जिसके दौरान वो सर्च कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि रीजनेबल ये सस्पिशियस पर्सन है, इस पर हमें इस पर हमें संदेह है किसी भी इलीगल एक्टिविटी का, तो वो उसे बिंदास चेक कर सकते हैं। सिमिलरली लॉ जो है जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम इंसर्जेंसी और नक्सलाइट टेररिज्म की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, इसलिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फॉरेनर्स को रिस्ट्रिक्शंस किया हुआ है विजिट करने के लिए इन एरिया के, क्योंकि उन्हें कभी भी किडनैप किया जा सकता है, एब्डक्शन किया जा सकता है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, इसलिए फॉरेनर्स को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। कुछ इसके फैक्ट्स हैं, ओल्ड फैक्ट्स, वो हम देखेंगे
कि स्टेट्स जो है कवर करता है 2,55,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल इंडिया की 7% टोटल एरिया को कवर आता है इसके अंदर। 2011 में जो पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई थी वो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 3.7% पॉपुलेशन कवर करता है ये 7 स्टेट्स। तो दोस्तों ये थी इसके फैक्ट्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि थोड़ी सी हिस्ट्री कि ये कौन कौन से स्टेट्स कब कब डेवलप हुए। तो जब 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो इसे ओनली 3 स्टेट्स ही यहाँ पे डेवलप हुए थे, दैट इज मणिपुर, देन त्रिपुरा एंड द लास्ट वन इज असम। अब धीरे धीरे जब ये इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसी थी कि हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इथनिक्स, नस्ल, जाति और इनकी भाषाओं के आधार पर हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो उसके बाद जो है कुछ नए स्टेट्स बने, जैसे 1963 में नागालैंड बना, फिर 1972 में मेघालय बना, उसी के साथ हमारा मिजोरम भी बना, फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश बना। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री फैक्ट्स जो कि हमारे ये डेवलप हुए थे। और फाइनली जो हम इसके बारे में देखेंगे वो है मैप पर इसकी डिटेल। मैप पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश जो कि कवर करता है हमारा सबसे ज़्यादा पार्ट भूटान एंड चाइना के साथ, और जो हमारा ये आप देख रहे हैं मेघालय, असम, ये बांग्लादेश, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये हमारा म्यांमार के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये था इसका पार्ट, और 7 सिस्टर्स के बारे में आपको मस्ट पता होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यूज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।